इंटरनेट कनेक्शन इशू। मैं तीसरे फ्लोर पे चढ़ा हुआ हूँ सर आज। कल थोड़ा और ऊपर जाइएगा, हो सकता है आसान हो जाए और ज्यादा आवाज आए। सर ओके ऊपर के सर। चक्कर में ऊपर ही नहीं चला जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी करना है। नहीं सेफ्टी पड़ रहे सर, ऐसे नहीं होगा। हाँ, सेफ्टी पढ़ रहे हैं। ओके जी। रिकॉर्डिंग ओके, स्टार्ट है। ओके जी। सर जी तो एक क्वेश्चन है। जी। मैंने सुना है कि बहुत सारी जगहों पे हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी होता है इनके साथ। सिक्योरिटी एक्चुअली सिक्योरिटी, जोड़ा जाता है। हाँ तो ये क्यों जोड़ा जाता है, मतलब मतलब इसके बारे में थोड़ा बता दें। सिक्योरिटी ना होने की वजह से भी इंजरीज हो सकती है ना, जैसे कोई टेरर अटैक हो गया, टेरर अटैक कैन काज इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेजेस। तो सिक्योरिटी भी उसका सेफ्टी का एक पार्ट है। टेरर अटैक है, कोई रोबरी है, वो भी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, वायोलेशन है, लड़ाई झगड़ा है, वो भी इंजरी काज कर सकता है। तो हर जिस भी तरह ये से इंजरीज या प्रॉपर्टी डैमेजेस हो सकते हैं, वो सिक्योरिटी भी उसको कंट्रोल करती है। तो अच्छा, सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये क्यों, जबकि हम्म। काम की भी चीज है। सिक्योरिटी पे इवन ज्यादा फोकस होता है अदर देन सेफ्टी। जो सबसे कम फोकस होता है ना, वो हेल्थ के ऊपर होता है, सबसे कम फोकस वर्कर की हेल्थ के ऊपर। दूसरे नंबर पे जो कम फोकस है, पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा फोकस होता है सिक्योरिटी पे होता है, फिर वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर होता है, फिर सबसे कम हेल्थ के ऊपर होता है। हेल्थ के ऊपर आपको कोई कंपनी काम करते हुए नजर नहीं आएगी, बहुत कम कंपनीज हैं जो हेल्थ इश्यूज को मैनेज करती हैं या हेल्थ हैजर्ड्स को कंट्रोल करती हैं। उसका रीजन ये है कि जितने भी हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, मेजोरिटी में, सारे नहीं, मेजोरिटी में जो हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं उनका रिस्क होता है क्रोनिक, देर से नुकसान पहुंचाता है, आफ्टर अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू काज करता है। तो कंपनी बजाय इसके कि जो चीज देर से नुकसान पहुंचा रही है, उस चीज को पहले कंट्रोल करती है जो जल्दी नुकसान पहुंचा रहा है। सेफ्टी इश्यूज, इंजरीज, क्योंकि उनका रिस्क है क्रोनिक। रिस्क भी फिर दो किस्म के होते हैं, वो भी हम इसमें समझेंगे कि क्यों बिजनेस जो है वो सेफ्टी को ज्यादा फोकस करता है, हेल्थ को कम फोकस क्यों करता है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। आप अगर निबोश का अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे, यानी इसका जो इंटरनेशनल डिप्लोमा है लेवल 6, जो इसका डबल कोर्स है, उसमें हेल्थ की किताब अलग है, सेफ्टी की किताब अलग है, फिर और ज्यादा डिफरेंशिएट कर दिया है आगे जाकर। ओके जी, रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी का और कानून का आपस में क्या ताल्लुक है, लीगल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किस तरह फॉलो होते हैं, कौन फॉलो करवाता है, इसके बारे में कोई ओवरव्यू दे, अगर आपको कोई आइडिया है इन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हो सकता है आज खत्म ना हो, कल भी हम इसी को पढ़े। कानून का और बिजनेस क्या है, सेफ्टी से रिलेटेड क्या ताल्लुक है, जो लीगल रीजन हम समझने जा रहे हैं। कोई भी बिजनेस चलाया जाता है वो एक मार्क के मुताबिक। कोई बता सकते हैं? सर अगर हम कानून के दायरे में सेफ्टी का काम नहीं करेंगे तो उसमें हमें फाइनेंशियली भी नुकसान है और काम भी बंद हो सकता है, बहुत से वजूहात हो सकते हैं ऐसे। ओके, सो बीइंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, हम लीगल स्टैंडर्ड्स कैसे पूरे करें, या सर बिजनेस को, सेफ्टी, तो बिजनेस को क्या एडवाइस करें जिससे वो लीगल स्टैंडर्ड पूरे करें। सर पीपीज ने सेफ्टी मैनेजमेंट करें और थोड़े से प्रॉपर हायरिंग नॉर्मल। करें बंदों की जो मैनेजमेंट के अंदर हो। दो किस्म के स्टैंडर्ड होते हैं, एक होते हैं गुड प्रैक्टिस, एक होते हैं लीगल स्टैंडर्ड, दोनों में फर्क है। गुड प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करना लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप अपने फायदे के लिए करते हो, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट आपको लाजमी पूरी करनी है, उसमें फर्क सर जैसे कि इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ अप्रोच। यानी आपको पता हो कि गुड प्रैक्टिस क्या है और लीगल रिक्वायरमेंट क्या है।
सर एक्चुअली होता यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, रेगुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम अपना ट्रांसमिशन और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जैसे हमारी रेगुलेटरी बॉडी है नेप्रा। नेप्रा जो है जैसे पाकिस्तान में एक मैं नेशनल जो स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ, एक होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो अलग होते हैं। जो स्टैंडर्ड्स वो इंटरनेशनल हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पे एक नेप्रा जो है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, जितने भी है ना, तो इनके लिए एक इन्होंने एक जैसे सेफ्टी का एक कोड बनाया हुआ है या रेगुलेशन बनाया हुआ है। तो उसके अंदर रहकर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सेफ्टी कंप्लायंस करवानी होती है। तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, फिर उसकी एक उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, पीपीज की अलग बनाई हुई हैं। हमने लाइव जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे उसके स्टैंडर्ड्स अपने बनाए हुए हैं, या ट्रांसमिशन पे वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स अपने बनाए हुए हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स एक कोड बनाते हैं, कोड जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें जो है मॉनिटर कर रही होती है, वो चेक एंड बैलेंस चेक कर रही होती है कि वहाँ पे कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू द कोड, जो सेफ्टी कोड जो उन्होंने मतलब जो इन्होंने सिस्टम एक बनाया हुआ है उसको, वो जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे वो प्रॉपरली कंप्लायंस या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, उसकी कंप्लायंस थ्रू जैसे कि वो ऐसे कह लें कि वो एवोल्यूशन करते हैं या कुछ करते हैं, चेक करते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस बेसिस पे कंप्लायंस हो रही है। तो इनका एक सिस्टम होता है, रेगुलेशन होता है, वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अच्छा उनके अंडर। सर डिपेंड करता है आपका लोकल लॉ क्या कह रहा है इसके बारे में, तो वो भी पढ़ना लाजमी है क्योंकि स्टैंडर्ड पहले तो ये भाई ने जो बताई बात, वो नेपरा जो है वो एक कंट्रोलर बॉडी है, इट्स नॉट अ सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी। और दूसरी बात ये सर कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी, जैसे सिंध के अंदर जो फैक्ट्रीज को होता है, जो मैंने बंदों को फेस किया है, वो लेबर एंड वर्क डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, उनकी कुछ मतलब जो है क्या नाम है, उनके कुछ रूल्स हैं, वो आपको एक पर्चा देंगे, उसके अंदर फायर एक्सटेंशन की इक्विपमेंट्स आपने लगवाई हुई होनी चाहिए, और जो लीगल जो उनके फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपने सारी कंपनी के अंदर पूरी करनी होती है। फायर एग्जिट होना चाहिए, कंपनी के अंदर एग्जिट डोर होना चाहिए, पुली होनी चाहिए, वाटर टैंक होना चाहिए, और इस तरह की जो सेफ्टी रेगुलेटरीज होती हैं इनको फॉलो करना पड़ता है। दीज आर द लीगल, यू कैन से ये लीगल इसके जो है वो हैं सेफ्टी के। ओके, एनीवन एल्स? आप तीनों ने इंसाफ, आपने हमाद, आपने वो जो थर्ड पर्सन ने जो बात बताई है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात है। फिर इसके हम आउटकम के भी ऊपर जाते हैं और एक उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। अगर और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे अपने एक्सपीरियंस से। जी अली भाई, मैं एक बात ना ऐड करना चाहता हूँ। रेगुलेटरी बॉडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक नहीं होती, रेगुलेटरी बॉडी मुख्तलिफ होती है ना। जैसे मैंने नेप्रा बताया, नेप्रा सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, आपके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज होती हैं, जिसमें हेल्थ एंड लेबर डिपार्टमेंट होता है, उसकी अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे ऊपर। उसके अलावा नेशनल जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं या सेफ्टी अपना होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड्स होगा, जो मतलब नेशनल कहलाता है, वो होगा। और जो जो जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उसके ऊपर उस किस्म की रेगुलेटरी बॉडी का वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। वेरी गुड। ये मतलब जो है ना, डिफरेंट टाइप के जो है ना रेगुलेटरी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक नहीं होती। फिर उनके अपने एक कैसे कहते हैं कि वो गाइडलाइंस होती हैं, वो हमारे ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती हैं, उसकी हमने कंप्लायंस करनी होती है। फिर हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। जैसे फायर का डिपार्टमेंट है, उसके स्टैंडर्ड्स अपने होंगे, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, उसके स्टैंडर्ड्स अपने होंगे, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, उसके स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, जैसे वर्कर्स का है, वर्कर्स के अपने कोड होंगे। तो मतलब वेरी करती है, वो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, जो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट होती है। यस, थैंक यू। थैंक यू फॉर एडिंग इंसाफ। एनीवन एल्स फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस? कोई और बताना चाहेंगे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से? हेल्थ एंड सेफ्टी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के आपस में ताल्लुक?
अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम नजरिए से देखें तो हमारे पास एक है फेडरल स्टैंडर्ड, फेडरल कानून, यानी ओवरऑल जो पाकिस्तान का कानून है, फेडरल नेशनल कानून, दैट इज फेडरल एक्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2018। वो तमाम इंडस्ट्रीज ने पूरा करना है, वो जनरल एक्ट है, वो हर टाइप ऑफ बिजनेस ने फुलफिल करना है। उसका जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड है वो है ही स्पेसिफिकली सेफ्टी का स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2018, वो हर टाइप ऑफ बिजनेस ने फुलफिल करना है। कुछ स्टैंडर्ड हैं जो लेबर लॉ के स्टैंडर्ड है। अभी हमने जो लेबर लॉ पढ़ा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, वो लेबर लॉ भी हम फॉलो करते हैं। लेकिन लेबर लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है वो हम अभी इसमें समझेंगे, क्योंकि सारे लेबर लॉ हम फॉलो नहीं करते। लेबर लॉ चॉइस के ऊपर होता है, कंट्री किस टाइप का लेबर लॉ फॉलो करे। क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, आईएलओ ने पूरी दुनिया को एक अवेलेबिलिटी दी है कि आपको जो स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा है आप वो फॉलो करें। उसके ऊपर लेबर लॉ कोई कंट्री के ऊपर दबाव नहीं करता है, कंट्री की अपनी चॉइस है कि वो लेबर लॉ कौन सा यूज करे। तो इस वजह से हमारे पास जो पाकिस्तान में लेबर एक्ट इस्तेमाल होता है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स 1924, ऑक्यूपेशनल डिजीज 1927। 100 साल पुराने हमारे पास लेबर के स्टैंडर्ड्स हैं, लेबर लॉ के सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। और दोनों इतने पुराने हो चुके हैं कि आजकल की सिचुएशन में उनको फॉलो करना इम्पॉसिबल है। और वो है भी स्पेसिफिक लॉ, किसके ऊपर है, माइनिंग इंडस्ट्री के ऊपर है और शिप इंडस्ट्री के ऊपर है। शिप यानी जो समुंदर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, और दूसरी है माइनिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये दो इंडस्ट्री पाकिस्तान की ब्रिटिश ने डेवलप की थी, बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। उसके लेबर लॉ जो ब्रिटिश ने बनाए थे वही हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। और हमारे पास उसके अलावा जो जनरल स्टैंडर्ड है वो है प्रोविंशियल स्टैंडर्ड। अब हर प्रोविंस का अपना कानून भी है, वो है प्रोविंशियल स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1937, वो भी हर बिजनेस फॉलो करता है। फैक्ट्रीज एक्ट सिंध का भी है, हर प्रोविंस का अलग अलग फैक्ट्रीज एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो ओवरऑल सेफ्टी का स्टैंडर्ड नहीं है, वो फैक्ट्री का स्टैंडर्ड है। सेफ्टी उसके अंदर एक सब्जेक्ट है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो सेफ्टी का स्टैंडर्ड नहीं है, वो फैक्ट्री का स्टैंडर्ड है। लेकिन जो फेडरल स्टैंडर्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, वो स्पेसिफिकली सेफ्टी का स्टैंडर्ड है जो हर कंपनी ने फॉलो करना है। और जो लेबर लॉ के स्टैंडर्ड्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, वो हर कंपनी फॉलो नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आते हैं स्पेशल इन्फोर्समेंट स्टैंडर्ड्स। स्पेशल स्टैंडर्ड्स, अब एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है तो वो नेपरा का स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो फॉलो करने की कायल नहीं है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वो एनएफपीए के फायर के पाकिस्तान के स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो फॉलो करने की कायल नहीं है। फिर आते हैं स्पेसिफिक लीगल एजेंसीज जो वर्क स्कोप से रिलेटेड होती हैं। एक हमारे पास है यहाँ पर सिंध में, जिसकी इन्फोर्समेंट ज्यादा कराची में नजर आती है, वो है सीपा, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी या एजेंसी। उनके इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स तो हैं, लेकिन उनके सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी हैं जो बिजनेस फॉलो करता है। फिर वो हर बिजनेस ने फॉलो करनी है। तो हमारे पास कोई एक लीगल स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे पास मल्टीपल लीगल स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी के, जो अलग अलग इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हमारे ऊपर इन्फोर्समेंट करती है। सीपा का स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, सीपा वाले पहुंच जाएंगे इन्फोर्स करने के लिए। लेबर लॉ फॉलो नहीं किया तो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा। नेपरा का नहीं फॉलो किया तो उनके लोग आ जाएंगे इन्फोर्स करने के लिए। तो लीगल स्टैंडर्ड भी अलग अलग तरीके से होता है। अब दो चीजें हैं, एक है लीगल स्टैंडर्ड जो हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है, और इन्फोर्स करना भी उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है। कोई बाहर की लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो आकर इन्फोर्समेंट नहीं करेगी। कंपनी, उस कंट्री की अपनी जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करेगी, और वही ये अथॉरिटीज बनाती है। नेपरा, सीपा, एनएफपीए, लेबर लॉ, ये सब वो कंपनी की अपनी ही नेशनल गवर्नमेंट बनाती है उस कंट्री की। इसी तरह अब दो किस्म के स्टैंडर्ड होते हैं। एक स्टैंडर्ड होते हैं गुड प्रैक्टिस, एक स्टैंडर्ड होते हैं लीगल स्टैंडर्ड। लीगल स्टैंडर्ड कंपनी को मर के भी पूरे करने हैं, फॉलो करने हैं, वो फर्ज है उनके ऊपर, क्योंकि लीगल स्टैंडर्ड पूरा ना करना यानी क्राइम करना है, जुर्म करना है, तो वो कंपनी ने फॉलो करने हैं। उसके बाद फिर आती हैं गुड प्रैक्टिसेस। हम जो ये ओशा फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका का स्टैंडर्ड, निबोज को हम पढ़ रहे हैं,
क्या इनको फॉलो करना और पढ़ना लीगल स्टैंडर्ड है? नहीं। इनको पढ़ने से हमारा फायदा होगा। आईएसओ जो हम फॉलो कर रही है कंपनीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ का स्टैंडर्ड, आईएसओ स्टैंडर्ड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, वो काफी सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, उसकी सर्टिफिकेशन करती हैं। तो क्या वो स्टैंडर्ड फॉलो करना लीगल रिक्वायरमेंट है? नहीं, वो कंपनी की अपनी गुड प्रैक्टिस है। समझ रहे? अब स्टैंडर्ड में फर्क है। लेकिन अगर हम अमेरिका चले जाएं तो अमेरिका के अंदर ओशा लीगल स्टैंडर्ड है। हमारे लिए ओशा लीगल स्टैंडर्ड नहीं है। हम उसे एज अ गुड प्रैक्टिस यूज करते हैं। हम निबोश को एज अ गुड प्रैक्टिस यूज करते हैं। हम आईएसओ को एज अ गुड प्रैक्टिस यूज करते हैं। इनको फॉलो करना ना करना कानूनी स्टैंडर्ड नहीं है। कानूनी स्टैंडर्ड जो है वो हमने किसी भी सूरत पूरे करने हैं। हर बिजनेस को किसी भी सूरत पूरे करने हैं। तो ये एक्चुअली फर्क है गुड प्रैक्टिस के अंदर और लीगल स्टैंडर्ड के अंदर। गुड प्रैक्टिस कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो सकता है जिसे हम फॉलो करें, लेकिन उस कंट्री के अंदर वो स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट होगा। जैसे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओशा की सर्टिफिकेशन करते हैं, ओशा 30 आवर्स, ओशा 45 आवर्स। आप मुझे बताएं, ओशा सर्टिफिकेशन बॉडी है या इन्फोर्समेंट बॉडी है अमेरिका की? इन्फोर्समेंट बॉडी है वहाँ की, अमेरिका की। इन्फोर्समेंट बॉडी है। किसी को लगता है कि वो सर्टिफिकेशन बॉडी है? जिस तरह निबोश सर्टिफिकेशन बॉडी है, आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी है, ओशा सर्टिफिकेशन बॉडी है, क्या सॉरी आयुष सर्टिफिकेशन बॉडी है दुनिया की सबसे बड़ी, निबोश सर्टिफिकेशन बॉडी है, आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी है, क्या ओशा सर्टिफिकेशन बॉडी है या वो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है अमेरिका की? एनफोर्समेंट सर। तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे दे सकती है? वो ये सर कभी आपने चलिए फोकस किया है? वो सर्टिफिकेट इसलिए देती हैं कि बंदा के इस पे हो जाए कि हाँ भाई इसने ट्रेनिंग ली है, जस्ट वो एक वो जो कंफर्म आपको करने के लिए सर्टिफिकेट है। मिलता है वो ओशा नहीं दे रहा है, वो आपको इंस्टीट्यूट दे रहा है। वो ओशा अमेरिका का अप्रूव किया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, और ये काफी मतलब कम ये लोगों को पता है। किस्म का फ्रॉड भी हो सकता है ये फिर। बाजू का सर अमेरिका से भी देते हैं लोग, बहुत कम मिलता है वो, लेकिन ज्यादातर तो पाकिस्तानी खिलाते हैं। जिस तरह एनएफपी है, ओशा एनएफपी के लोग अमेरिका के बाहर कहीं भी लाइसेंस नहीं देती, ना सर्टिफिकेट देती है। ये ओशा की वेबसाइट पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है। तो आपको जो भी अमेरिका के अलावा ओशा सर्टिफिकेट आप कर रहे हैं वो सारे नकली हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितने भी सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं ये जो ओशा से रिलेटेड, ये सारी जी। फ्रॉड है ना? ये ओरिजिनल समझने का ये नजरिया ये है कि आपको सिर्फ ये बताया जाए कि ये ओरिजिनल ओशा नहीं है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए। उस बिहाफ पे दे रहे हैं कि आपको ओशा के स्टैंडर्ड के बारे में मालूमात है। तो उस कॉम्पिटेंसी को जस्टिफाई करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ओशा का सर्टिफिकेट ये आपके पास है, आप ओशा के स्टैंडर्ड समझते हो और फॉलो करवा सकते हो। नहीं, फिर ये लोग कैसे? एनएफपी है अली भाई, जैसे एनएफपीए हर कंट्री के अंदर है। एनएफपीए पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है, वो तो फॉलो होता है। नहीं फॉलो होता है, सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। एनएफपीए सर्टिफिकेशन भी आपको वो बिजनेस को मिल सकती है, वो क्योंकि पाकिस्तान में है एनएफपीए। बिजनेस को मिलती है, लेकिन अगर कोई सिंगल बंदा लेना चाहे तो वो इंस्टीट्यूट देता है उसको भी, एक वो अपना खुद इंस्टीट्यूट का बनाता है। वो अपना हाँ खुद का बना के दे सकता है। एनएफपीए खुद नहीं देगी, वो सिर्फ बिजनेस हाँ, को खुद नहीं देती है। देता वो। सिर्फ बिजनेस को देगा, पर्सन इंडिविजुअल को नहीं देगा। सर एक्सक्यूज मी सर, फिर निबोश जो है वो बाहर आउट ऑफ कंट्रीज देता है सर्टिफिकेट्स। निबोश का काम ही सर्टिफिकेट देना है ना, तो उसके ऊपर तो हम वो कर ही नहीं सकते। उसका काम हाँ है ही सर्टिफिकेशन बॉडी, उसका काम ही आपको सर्टिफिकेट देना है, आपको सर्टिफाई प्रोफेशनल करना है। ओके सर। उसका बिजनेस ही यही है। निबोश किसी कंट्री के अंदर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी थोड़ी है। निबोश है सर्टिफिकेशन बॉडी, आईएसओ है सर्टिफिकेशन अच्छा बॉडी। तो ये फर्क इसलिए मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेशन बॉडी क्या है, गुड स्टैंडर्ड क्या है, लीगल स्टैंडर्ड क्या है, ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी हो, आपको पता हो कि क्या चीज फॉलो करनी है किसी भी सूरत और क्या चीज हर सूरत में फॉलो करना रिक्वायरमेंट नहीं है। तभी आप लीगल स्टैंडर्ड को पूरे तरीके से फॉलो करवा पाएंगे। हर बिजनेस के लिए प्रायोरिटी लीगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके बाद में गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी एक कंपनी है वो एनएफपीए के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही, फॉर सपोज सीपा के स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो नहीं कर रही और वो कर रही है आईएसओ, फोकस उनका आईएसओ के ऊपर है, तो ये गलत अप्रोच है। पहले एनफोर्समेंट अथॉरिटी यानी लीगल स्टैंडर्ड पूरे करने, फिर गुड प्रैक्टिस और सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है बिजनेस को।
समझ रहे हैं? तो बीइंग अ प्रायोरिटी के हिसाब से लीगल स्टैंडर्ड पहले। अब क्या होता है कि हम जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट कोई भी हैजर्ड होता है उससे बचने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम कंट्रोल मेयर्स की सिलेक्शन करते हैं। कंट्रोल मेयर की सिलेक्शन होती है कंडीशन के मुताबिक। अगर किसी कंडीशन में हैजर्ड का रिस्क बहुत ज्यादा है तो कंट्रोल मेयर उस हिसाब से होंगे, कहीं पर रिस्क कम है तो कंट्रोल मेयर भी उस हिसाब से होंगे। समझ रहे हैं? तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन हम कंट्रोल मेयर की सिलेक्शन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिस्क, लेवल ऑफ रिस्क। लेकिन कुछ हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए लीगल स्टैंडर्ड होते हैं, तो चाहे वो हैजर्ड नुकसान पहुंचा रहा हो या ना पहुंचा रहा हो, हमने वो कंट्रोल मेयर अप्लाई करना है क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है। तो रिस्क असेसमेंट सेफ्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आप सेफ्टी का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चाहे वो रिस्क असेसमेंट है, पॉलिसी है, परमिट टू वर्क है, हर डॉक्यूमेंट में लीगल रिक्वायरमेंट को नजर में रखना बहुत जरूरी है। आपका हर डॉक्यूमेंट लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करवाना चाहिए। गुड प्रैक्टिस फिर आपने बाद में देखनी है। अगर आप लीगल स्टैंडर्ड वाकई पूरा कर रहे हैं तो गुड प्रैक्टिस की तरफ जाए। इज दैट क्लियर? अदरवाइज क्या होगा, जब लीगल ऑडिट होगा और कोई सही लेबर इंस्पेक्टर पंगा करेगा कंपनी को, तो वो इन चीजों के ऊपर कंपनी को क्लेम कर सकता है और कंपनी भारी फाइन दे सकती है, और कंपनी आपको जिम्मेदार समझेगी क्योंकि एडवाइस करना आपका काम है सेफ्टी की। कंपनी को तो नहीं पता है उन्होंने, अगर वो सेफ्टी करवा सकते तो आपको क्यों हायर करते? समझ रहे हैं? अगर कंपनी सेफ्टी खुद करवा सकती, सेफ्टी के लीगल स्टैंडर्ड खुद फॉलो करवा सकती, समझ पाती और अप्रोचेस एडवाइस कर पाती, तो आपको क्यों उन्होंने हायर करना था? हाँ जी सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी, एनसीपीए ये सब मुझसे मिस हो गया। ये तो काफी पुरानी बात हो गई। तो आवाज नहीं आ रही थी, डिस्कनेक्ट हुआ तो बीच में फिर वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, तस्वीर अच्छा आ रही थी खाली, आवाज अच्छा नहीं आ अच्छा, रही थी। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिएगा इस क्लास अरे की। हम ये बात कर रहे थे कि लीगल स्टैंडर्ड में, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज में और गुड स्टैंडर्ड में, सर्टिफिकेशन बॉडी में, इनमें फर्क होता है। लीगल स्टैंडर्ड जो एक कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर अलग अलग लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज होती हैं, और उनको गवर्न कौन करता है? उस कंट्री की गवर्नमेंट। एक होती हैं इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज जिनके हमने कानूनी तौर पे स्टैंडर्ड पूरे करने हैं। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी दो किस्म की होती है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बता रहा हूं। एक होती है लीगल, एक होती है नॉन लीगल। लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में कौन है? सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सीपा, नेपरा, एनएफपीए, ये सब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेफ्टी की कानूनी एजेंसीज हैं जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड पूरे करवाती है। कोई जनरल है, उसमें सेफ्टी एक हिस्सा है, कोई भी एजेंसी स्पेशली सेफ्टी की नहीं है, सारी जनरल है सेफ्टी, और उनका बस एक पार्ट है, पार्ट ऑफ वर्क स्कोप है। जिस तरह अमेरिका में ओशा, OSHA, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की ओशा जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी है और वो स्पेशली सेफ्टी के लिए बनी है। समझ रहे हैं? स्पेशली सेफ्टी के लिए बनी है, बिजनेसेस को वो सेफ्टी करवाती है। हमारे पास कोई स्पेशल सेफ्टी की इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है जिसका काम सिर्फ सेफ्टी करवाना हो और उसी चीज को इम्प्रूव करना हो, बिजनेसेस को उसी चीज के ऊपर रन करवाना हो, ऐसा हमारे पास कोई भी नहीं है। और दूसरी चीज होती है जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं जो नॉन लीगल हैं। नॉन लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज वो होती हैं जो इन्फोर्स तो बिजनेस को करती हैं लेकिन वो कानूनी तौर पे इन्फोर्स नहीं कर सकती। वो है क्लाइंट, इंश्योरेंस कंपनी, कंसल्टेंट ISO सर्टिफिकेशन बॉडी, एक्सेट्रा। क्लाइंट भी बिजनेस को इन्फोर्स करता है लेकिन उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता अगर वो सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी की भी बिजनेस को सेफ्टी फॉलो कराने के ऊपर प्रेशराइज करती है, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन अगर कंपनी सेफ्टी फॉलो नहीं करेगी तो वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे पास सिर्फ नहीं आ रही या सबके पास नहीं आ रही?
आवाज मेरे नहीं आ पास रही भी मेरे नहीं आ पास। रही, आवाज मुझे नहीं आ आवाज रही नहीं आ भाई। रही, किसी के पास नहीं आ रही आवाज। हेलो। जी अब आई है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई है। सर अब आइए। ओके जी अभी अब आई अब है। आई है। ओके। तो जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, एनफोर्समेंट तो कोई भी कर सकता है, कानून भी कर सकता है, नॉन लीगल पर्सन भी कर सकता है। कानूनी जो एजेंसीज होती है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो होती हैं लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, और दूसरी होती है नॉन लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। क्लाइंट एक नॉन लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस कंपनी एक नॉन लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, क्योंकि वो कानूनी इन्फोर्समेंट नहीं है, वो बिजनेस से रिलेटेड इन्फोर्समेंट करते हैं। क्लाइंट काम रुकवा के इन्फोर्समेंट करता है, कानूनी कार्रवाई नहीं करता। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ा देती है या इंश्योरेंस करने से मना कर देती है, कानूनी कार्रवाई नहीं करती। तो हर किसी का जो नॉन लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज है, उनका इन्फोर्स करने का तरीका अलग है। वो भी इन्फोर्स करती हैं, लेकिन वो लीगल अथॉरिटीज नहीं है। जैसे क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी सर्टिफिकेशन बॉडी लाइक आईएसओ, और जो लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं वो अलग हैं, वो फिर कानूनी कार्रवाई करती हैं। ये फर्क है गवर्नमेंट लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज एंड नॉन लीगल इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज में। और स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल इसी तरह फर्क है। एक वो स्टैंडर्ड है जो लीगल स्टैंडर्ड है सेफ्टी के, एक वो स्टैंडर्ड है जो गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है। तो आपने प्रायोरिटी के ऊपर, जब आपने सारे ही स्टैंडर्ड पूरे करने हैं और आप चाहते हैं कि हम तमाम स्टैंडर्ड को पूरे करें, तो एक साथ तो नहीं कर सकते आप। फिर आपने करनी होती है प्रायोरिटी के पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें। सेफ्टी में भी बिल्कुल इसी तरह होता है, हाई रिस्क को पहले कंट्रोल करते हैं, फिर उसके उससे कम रिस्क को, फिर उससे कम रिस्क को, क्योंकि सब चीजें बिजनेस एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हाई रिस्क प्रायोरिटाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या करना है। कि बिजनेस जो है वो हजार चीजें एक साथ मैनेज कर रहा है, और वो बिजनेस जो है वो हमेशा जो प्रायोरिटी चीज है उसको पहले करता है। तो सेफ्टी की भी जो प्रायोरिटी होगी वो बिजनेस पहले मैनेज करेगा। सेफ्टी की प्रायोरिटी होगी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ रिस्क। जितना रिस्क हाई होगा, जितना ज्यादा जान का खतरा होगा, उस चीज को, उस हैजर्ड को पहले कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह प्रायोरिटी अगर स्टैंडर्ड को फॉलो करने में है, तो प्रायोरिटी लीगल स्टैंडर्ड को ज्यादा दी जाएगी। अगर लीगल स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हैं तो फिर गुड प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, आईएसओ फॉलो करें, निबोज को फॉलो करें, ओशा फॉलो करें, आयुष का स्टैंडर्ड फॉलो करें, दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बीएसआई फॉलो करें, डुपोन्ट स्टैंडर्ड फॉलो करें, अमेरिकन स्टैंडर्ड है सर। तो ये फर्क है गुड स्टैंडर्ड में, गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में, और लीगल स्टैंडर्ड में। लीगल स्टैंडर्ड को हम बाज़-औक़ात कोड भी कहते हैं, कोड। स्टैंडर्ड और कोड में ये फर्क होता है। कोड होता है जो लॉ ने हमें फॉलो करने के लिए कहा है, और स्टैंडर्ड वो होता है जो हम गुड स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो हम कहीं गूगल से देख के, किसी सर्टिफिकेशन बॉडी से देख के, निबोज से पढ़ के, ओशा से पढ़ के हम फॉलो करवा रहे होते हैं। वो सारे हमारे लिए फॉलो करना कोई लीगल स्टैंडर्ड नहीं है। क्लियर है? ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब आप में पहचान लेंगे कि लीगल स्टैंडर्ड क्या है और गुड प्रैक्टिस क्या है। जी सर। पक्की बात है? यस सर। यस आपकी सर। आपकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आपकी पर्सनल लीगल स्टैंडर्ड और गुड प्रैक्टिस के ऊपर। कोई राय नहीं है? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन्स? नहीं सर, फिलहाल तो क्लियर है। ओके। ओके।
जो किताब के अंदर लिखा हुआ है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ओवरव्यू क्लियर करते हैं कि लीगल स्टैंडर्ड है क्या, सेफ्टी से क्या ताल्लुक है। वो सिर्फ डिस्कशन से हो सकता है, ताकि आपको फिर बाद में जब हम किताब के अंदर जो लिखा है वो पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो आईजीसी लेवल पे नहीं है, आईडिप की लेवल पर है, यानी निबोश से ऊपर का जो कोर्स है उसके अंदर है। वो है टाइप ऑफ लीगल स्टैंडर्ड्स। दो किस्म के स्टैंडर्ड होते हैं, एक होते हैं गोल सेटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड। जब हमारे पास कानूनी स्टैंडर्ड है तो हम क्यों ओशा फॉलो करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस की तरफ क्यों जाते हैं, अदर स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड, जितने भी कानूनी स्टैंडर्ड हैं मेजोरिटी पे, पाकिस्तान के स्पेशली, वो गोल सेटिंग स्टैंडर्ड है। वो हमें सिर्फ गोल बताते हैं कि ये गोल पूरा करना है, किस तरह करना है। हर बिजनेस ने अलग अलग तरीके से करना होता है, तो किस तरह करना है उसके कोई डिटेल गाइडेंस नहीं होती। वो स्टैंडर्ड होते हैं गोल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के जो कानूनी स्टैंडर्ड है उसका मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताता हूँ। वो एक स्टैंडर्ड ये है कि वर्कर को वर्क प्लेस में सेफ इन्वायरमेंट देना है। वर्कर को वर्क प्लेस में सेफ इन्वायरमेंट देना है, यह है पाकिस्तान का सेफ्टी का लीगल स्टैंडर्ड। एक बिजनेस है टेक्सटाइल, एक बिजनेस है शिपिंग इंडस्ट्री, एक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक बिजनेस है ऑयल एंड गैस, एक बिजनेस है शॉपिंग सेंटर, एक बिजनेस है सुपरमार्केट चेन। तो हर बिजनेस अलग है, हर बिजनेस का वर्क एनवायरनमेंट अलग है। हर बिजनेस में सेफ्टी कैसे, सेफ एनवायरनमेंट कैसे दें? तो ये तो कानूनी स्टैंडर्ड हमें पूरी बात बता ही नहीं रहा है, या बता रहा है पूरी बात हमें? पूरी बात बता रहा है कानूनी स्टैंडर्ड? वो तो सिर्फ कह रहा है कि सेफ एनवायरनमेंट दे। नो सर, सिर्फ एनवायरनमेंट का बता रहा है, किस तरह एनवायरनमेंट देना है ये नहीं बता रहा। तो हर हर कंपनी में, हर टाइप ऑफ अलग अलग बिजनेसेस में सेफ एनवायरनमेंट कैसे दें? तो फिर आपको ज़रूरत पड़ी ओशा को देखने की, निबोश को पढ़ने की, और बाकी चीज़ों को, बाकी स्टैंडर्ड्स गूगल पे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी आपको? लाजमी बात है सर, पड़ेगी। पड़ेगी ना? बिल्कुल। ये मिसाल याद आ रही है, जैसे कुरान पाक में लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ें, कैसे पढ़नी है वो तो कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ है। ऐसी यस, सेम सेम इसी तरह ये भी सीन है। ये कानूनी स्टैंडर्ड इस तरह होते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है। हमारे कानूनी स्टैंडर्ड फेल क्यों है, हमारा पाकिस्तान का कानून फेल क्यों है? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ गोल्स हैं, तो पूरे होते ही नहीं है। समझ रहे हैं? ओशा जो अमेरिका का स्टैंडर्ड है, ओशा याद रखिएगा, OSHA। ओशा एक अब पूरी दुनिया का वो वाहिद स्टैंडर्ड है जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अपडेट होता है, कंडीशन के हिसाब से अपडेट होता है। न्यू चीज़ें उसमें, न्यू तख्लीकें उसमें आती रहती हैं। वक्त के साथ साथ जो न्यू चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के उसमें अरेंजमेंट्स आती रहती हैं। तो इसीलिए ओशा जो स्टैंडर्ड है वो प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड है। उसमें लिखा हुआ है कि वर्क प्लेस, अगर फॉर सपोज अमेरिका का मैं आपको लीगल स्टैंडर्ड बताता हूँ। अमेरिका का सेफ्टी का लीगल स्टैंडर्ड है कि वर्क प्लेस में वर्कर को सेफ इन्वायरमेंट देना है। तो ओशा स्टैंडर्ड हर टाइप ऑफ बिजनेस की डिटेल बताता है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है तो सेफ इन्वायरमेंट कैसे दें, अगर शिप इंडस्ट्री है तो सेफ इन्वायरमेंट कैसे दें, क्योंकि ओशा की हर स्पेसिफिक डिटेल है, हर स्टैंडर्ड को फॉलो करने की एप्लीकेशन साथ में दी हुई है। इसीलिए हर बिजनेस को कोई रिसर्च करने की या कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। ये फर्क होता है स्टैंडर्ड्स के अंदर। एक होते हैं गोल सेटिंग, जो सिर्फ गोल सेट कर देते हैं, कैसे करना है उसके बारे में नहीं बताते। एक स्टैंडर्ड होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, वो स्टैंडर्ड गोल भी बताते हैं, उस गोल को पूरा कैसे करना है वो भी बताते हैं। उस स्टैंडर्ड का मिसाल है ओशा, और गोल सेटिंग स्टैंडर्ड का मिसाल है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2018 पाकिस्तान। अब दोनों स्टैंडर्ड पढ़ें, आपको ये चीज वाजे हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर क्या है, लीगल स्टैंडर्ड को पूरा करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान में लीगल स्टैंडर्ड पूरा करना सबसे ज्यादा आसान है। दुनिया में सबसे ज्यादा आसान लीगल स्टैंडर्ड सेफ्टी का पूरा करना पाकिस्तान में है। उसका रीजन ये है कि वर्क प्लेस को, वर्क एनवायरनमेंट को सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए किसी कंपनी ने 10 कंट्रोल मिरर लगाए हैं, किसी कंपनी ने 8 कंट्रोल मिरर लगाए हैं, किसी ने 6 लगाए हैं, किसी ने 15 लगाए हैं।
और सब कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं, यानी सब लीगल स्टैंडर्ड पूरा कर रहे हैं। किसी ने पॉलिसी बनाई है, लीगल स्टैंडर्ड है, सेफ्टी की पॉलिसी हो। किसी ने 1 पेज की बनाई है, किसी ने पूरा किताब बनाया है, किसी ने आधे पेज की बनाई है, किसी की फॉलो हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, उनकी भी लीगल कंप्लायंस पूरी हो रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके पास है पॉलिसी का। तो यहाँ पर जो है वो कंप्लायंस जज हो ही नहीं सकती लीगल स्टैंडर्ड्स की, यानी इफेक्टिवनेस जज नहीं हो सकती, अवेलेबिलिटी जज हो सकती है कि डॉक्यूमेंट है, सिस्टम है, कंट्रोल है, अवेलेबल है, ओके, लीगल कंप्लायंस पूरी। वो फायदेमंद है, वाकई कंट्रोल कर रही है, वाकई रिस्क को रिड्यूस कर रही है, सेफ्टी इंश्योर कर रही है, इसको, इस कंप्लायंस को जज नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा जो लीगल स्टैंडर्ड है वो गोल सेटिंग है और हर पाकिस्तान के बिजनेस को अलो किया गया है कि अब इस गोल को आप जिस तरह चाहें उस तरह पूरा करें। उसके लिए आप जो नया स्टैंडर्ड अमेरिका का फॉलो करें, जो फॉलो करें आप करें, लेकिन इन गोल्स को पूरा करें। गोल है वर्कर को सेव रखें, एनवायरनमेंट को सेव रखें, वर्कर्स को पीपीज दें और सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस फॉलो करवाएं कंपनी में वर्कर्स से। वो किस तरह करवाएं, कौन सी करवाएं, किस कंडीशन में क्या करवाएं, उसकी कोई डिटेल नहीं है। तो इसीलिए कंप्लायंस भी हमारी पाकिस्तान की लॉ लीगल कंप्लायंस जज नहीं हो सकती। डिफरेंट कंडीशंस में लेबर इंस्पेक्टर को या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को खुद मसला होगा कि ये वाकई पूरी हो रही है या नहीं हो रही। कंप्लायंस की इफेक्टिवनेस जज नहीं हो सकती। इफेक्टिवनेस के ऊपर जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कंट्रोल्स, वाकई हमारे कंट्रोल में प्रोपोर्शनल है रिस्क के मुताबिक या नहीं है, वो कंप्लायंस लीगल कंप्लायंस जज नहीं हो सकती। इसके लिए यूके में एक स्टैंडर्ड है एनफोर्समेंट का, वो है प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच, यानी एक हर बिजनेस का जो रिस्क है उसके हिसाब से अगर कंट्रोल मेयर उसके प्रोपोर्शनल है यानी रिस्क के मुताबिक कंट्रोल मेयर है तो उस बिजनेस के लिए वही लीगल रिक्वायरमेंट है। इससे बेहतर है कि हम हर बिजनेस की एक स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट बना के उसका डॉक्यूमेंट बनाएं, हम बिजनेस के पास खुद जाएं, उनका पूरा काम देखें और उनको उनके हिसाब से एक लीगल स्टैंडर्ड बना के दें कि ये आपने फॉलो करना है। ये ब्रिटिश का स्टैंडर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच, प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच ऑफ इन्फोर्समेंट। हमारे पास उस तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर ज्यादा डिटेल में स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड है, गोल है, गोल के साथ उसकी पूरी एप्लीकेशन है, अलग अलग कंडीशन में वो कैसे अप्लाई करना है उसकी भी पूरी डिटेल है। तो वहां पर क्या है, बिजनेस को गोल देखना पड़ता है, फिर उस गोल की एप्लीकेशन देखनी पड़ती है, वही फॉलो कर देते हैं, उनको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। और वहां लेबर इंस्पेक्टर कंप्लायंस भी आसानी से जज कर सकता है क्योंकि जो गोल है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो सबने उसी तरह फॉलो करनी है। तो लेबर इंस्पेक्टर गया, आप फॉर सपोज एक गोल है वर्कर को सेफ इन्वायरमेंट देना है, ओशा ने उसकी एप्लीकेशन में बनाया है ये 10 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सेफ इन्वायरमेंट के अंदर। लेबर इंस्पेक्टर जहां भी जाएगा वो 10 रिक्वायरमेंट ही देखेगा। हमारे पास उस एप्लीकेशन नहीं है तो कहीं पर वो 2 से भी पूरी हो रही है, कहीं पर 1 से भी पूरी हो रही है, कहीं पर 10 से भी पूरी हो रही है। सर तो यानी हमारे पास इसीलिए लीगल सेफ्टी की जो लीगल इन्फोर्समेंट है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती है क्योंकि उसको चेक करना ही एक चैलेंज है एक लेबर इंस्पेक्टर के लिए कि वाकई कंप्लायंस पूरी है या नहीं है। उसके लिए हायर कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी ऑफ अप्रोच समझना ज़रूरी है, वो किसी लेबर इंस्पेक्टर को है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छे से अच्छा जो कंसल्टेंट पाकिस्तान के अंदर है, बहुत अच्छे सिटीज़ के अंदर सेफ्टी के बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अवेलेबिलिटी देखते हैं, इफेक्टिवनेस कैसे जज की जाए उनको डिटेल में नहीं पता। उसका एग्जांपल ये है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन भी, आईएसओ के स्टैंडर्ड भी हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट 2 में। आईएसओ सर्टिफिकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आईएसओ स्टैंडर्ड इसीलिए होता है कि पीडीसीए साइकिल फॉलो हो कंपनी का, यानी मैनेजमेंट सिस्टम रन हो। जहां पर भी मसला आ रहा है, प्लान में मसला है तो वो रिजोल्व हो, डू में, चेक में, एक्ट में, ताकि एक साइकिल में पीडीसीए चले। लेकिन यहाँ पर जो आईएसओ के कंसल्टेंट है वो सिर्फ देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं, रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं, सिस्टम साइकिल में चल रहा है या नहीं, उसके बारे में किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ा। तो इफेक्टिवनेस जज नहीं होती है यहाँ पे। ये एक डार्क पर्सपेक्टिव है वो इसमें आप समझेंगे ताकि आप उस चीज को, उस कल्चर को सुधार सके, उस चीज में इम्प्रूवमेंट ला सके। हाँ जी सर, आईएसओ के भी सर्टिफिकेट जी है सर, आईएसओ के भी सर्टिफिकेट